मुझे समझ नहीं आती कि इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि बैंकरप्सी में जा रहे थे, शहबाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं बैंकरप्सी में जा रहे थे। या तो हमें समझ नहीं है या हम सच बोलना नहीं चाहते। मैं सब सारे इकोनॉमिस्ट से पूछता हूँ कि क्या उनको पता नहीं था कि क्या हालात हैं, तो वो झूठ बोल रहे थे या वो बेवकूफ़ थे। ये मेरा सवाल है आज सबसे, आप सबसे, कि क्या वो झूठ बोल रहे थे पाकिस्तानी के डॉलर यहाँ पहुँचेगा, या उनको अकल नहीं थी। मैं तो सिंपल अकाउंटेंट हूँ, मैं आज भी कह रहा हूँ आपको कि ये चलने वाली दुकान नहीं है। मैं बिल्कुल कैटेगोरिकली कह रहा हूँ आपसे, ये मैं लगी डिट्टी नहीं रखना चाहता, ये दुकान चलने वाली नहीं है। मैं अकाउंटेंट हूँ, आई एम नॉट इकोनॉमिस्ट, एंड आई एम टेलिंग यू वेरी कैटेगोरिकली, ये दुकान इस तरह नहीं चल सकती। इट हैज़ टू गो डाउन। ये नीचे जा रही है, आप कितनी बड़ी बातें कर लें, ये नीचे जा रही है। और इसको सबसे पहला काम जो हमें करना है वो ये रियलाइज़ करना है कि ये बैंकरप्ट है। ये कहना कि ये बैंकरप्ट नहीं है फिर हम सही करेंगे, दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक। दुनिया में बहुत सी कंट्री बिजनेस होते हैं, बहुत से कारोबार होते हैं, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो बैंकरप्ट होती हैं, कंट्रीज होते हैं जो बैंकरप्ट होते हैं, इनको सही किया जाता है। अभी फ़खर इमाम साहब बात कर रहे थे पैसे की, हमारा 7,500 8,000 का कलेक्शन होने वाला है अगले साल। 4,000 का हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट है, 6,000 की हमारी 4,600 की हमारी पेंशन है। नेगेटिव से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। 54% हम प्रोविंस को दे देंगे, बाकी बचेगा 3,000। 3,000 में से 4,000 हमारा इंटरेस्ट है और 600 हमारा पेंशन है। क्या कहाँ से क्या बोलते हो, क्या जाएगी और क्या निचोड़ेगी वाला केस है। तो बट दिस इज नॉट माई सब्जेक्ट, आई वाज जस्ट टेलिंग मी दैट पाकिस्तान का फर्स्ट प्रॉब्लम यह है कि वी आर नॉट रेडी टू लिसन द ट्रूथ। एंड हम आगे नहीं देखते कि आगे हमारी रियलिटी में देखेंगे हमारी बैलेंस शीट क्या कह रही है। मेरे हिसाब से करंट अकाउंट की बैलेंस शीट और फिस्कल अकाउंट की दोनों बैलेंस शीट आउट है और ये नहीं चल सकती। आयशा साहबा का बिल्कुल एग्री करता हूँ, ये नहीं चल सकती। दिस इज अ वेरी कैटेगोरिकल पोजीशन। और इस पर मैं सिर्फ एक बात कहूँगा नेशन के इसके हिसाब से, कौम के हिसाब से, कि मौलाना मौदूदी से किसी ने पूछा कि इमाम हुसैन ने बैत क्यों नहीं की यजीद की, तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया था कि सवाल ये नहीं कि इमाम हुसैन ने बैत क्यों नहीं की, सवाल ये है कि बाकी सबने बैत क्यों कर दी थी। तो मसला ये है ना कि सारे बैत करके बैठे ना, सब बैत करके बैठेंगे जी बहुत अच्छा है, एवरीथिंग इज ऑल राइट, अमेरिका हमारा दुश्मन है, वो उसकी वजह से हो जाएगा। अभी मेरे जज साहब बात कर रहे थे CPEC की। मैं आज पब्लिकली स्टेज पे कह रहा हूँ या खड़े होकर कह रहा हूँ कि ये वायबल प्रोजेक्ट नहीं है। पब्लिकली कह रहा हूँ मैं आपको ये बात। बहुत कम लोग कहेंगे इस बात कि मुझे फाइनेंशियल साइड में समझ नहीं आ रहा, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मुझे बैलेंस शीट नहीं मिलती हुई नजर आ रही कि कहाँ से पैसे आएंगे कहाँ जाएंगे, मुझे समझ नहीं आ रही। मैं अकाउंटेंट हूँ, मुझे तो शाम को कैश बराबर करना है। तो कमिंग बैक टू टैक्सेशन सिस्टम, नेक्स्ट देखिए पाकिस्तानी इकोनॉमी की रिपोर्टेड GDP $275 बिलियन है, जो एक्चुअल GDP वो हमारी तकरीबन 375 या 380 के करीब है। हमारी टैक्स कलेक्शन जो है वो तकरीबन $40 बिलियन है, 6,100 ट्रिलियन की हमारी टैक्स कलेक्शन है। तो ये हमारी बनती है तकरीबन 10%। इंडिया चला गया है 17 पर, टर्की भी 17 में चला गया है। हमारा कोई रास्ता नहीं है, हम 15 से कम पे अगर स्टे करते हैं, 15 से कम पे ये दुकान नहीं चल सकती। अच्छा, नंबर ऑफ टैक्स फाइलर हमारे 3 बिलियन है जो फाइल करते हैं रिटर्न। इंडिया में टैक्स फाइलर इस वक्त है 45 मिलियन पीपल। और हम मोदी को जितनी मर्जी गालियां दे, मोदी ने इन द लास्ट 5 ईयर 3.5 करोड़ टैक्स फाइलर ऐड किए। मोदी गवर्नमेंट ने 3.5 साल में 3.5 करोड़ टैक्स फाइलर ऐड किए इंडिया में। नेक्स्ट, आउट ऑफ जो हमारी टैक्स कलेक्शन है उसमें से 60% वो लार्ज स्केल ऑर्गेनाइज सेक्टर देता है। हमारे यहाँ 400 टैक्स पेयर पाकिस्तान के टैक्स का 60% देते हैं। सिर्फ 400 टैक्स पेयर्स पाकिस्तान टैक्स का 60% पे करते हैं। इन 400 में से 300 मेरे क्लाइंट हैं, कम से कम 250 तो मेरे क्लाइंट हैं, बाकी कोई टैक्स नहीं। 60% ऑफ द टैक्स इज पेड बाय 400 ऑर्गेनाइज्ड लिस्टेड कंपनीज। आउट ऑफ द टोटल टैक्स हम 54% कलेक्ट करते हैं इम्पोर्ट स्टेज पर, जो इम्पोर्ट होती है उस पर टैक्स कलेक्ट हो जाता है, या हम 30% टैक्स कलेक्ट करते हैं विद होल्डिंग पर, 10% हम वॉलंटरी दे देते हैं, जो आप रिटर्न फाइल करते हैं उसमें दे देते हैं। तो जो डिपार्टमेंट कलेक्ट करता है वो सिर्फ 1% है।
और हमारे पास 23,000 बंदा है एफबीआर में। मैक्सिमम मैंने वहां 8 महीने गुजारे हैं, हमें मैक्सिमम आदमी चाहिए 5,000। We have 23,000 people at FBR. We need not more than 5,000 people at FBR. मैं थोड़ा सा अपने FBR का एक्सपीरियंस बता देता हूँ आपको। मैं वो चेयरमैन था जो शायद इतना पावरफुल चेयरमैन कभी नहीं आएगा। मेरे पास इमरान खान की 100% सपोर्ट थी, मेरे पास खबर जावेद बाजवा साहब की सपोर्ट थी, उन्होंने मुझे कहा हुआ था कि कोई इस आदमी को तंग नहीं करेगा। मेरे पास IMF की सपोर्ट थी। उसके बावजूद भी 8 महीने बाद मैंने फैसला किया था कि मैंने यहाँ नहीं रहना। दिस इज द रीजन वाई द करेक्शन इज नॉट टेकिंग प्लेस। एंड द बिगेस्ट रिवोल्ट मेरे साथ क्या हुआ मैं आज आपको बता रहा हूँ। जब मैंने एक रिस्ट्रक्चरिंग प्लान साइन किया जिसमें मैं FBR को पाकिस्तान रेवेन्यू सर्विस में तब्दील करने जा रहा था, तो हमने कहा कि हम हायरिंग और फायरिंग करेंगे तो हमारे FBR में बगावत होगी। उन्होंने कहा नहीं जी, हमें तो ठप्पा चाहिए गवर्नमेंट सर्वेंट का, हमें तनख्वाह नहीं चाहिए। तो तकरीबन बगावत हो गई, तो यंगस्टर ने बगावत की। तो यंगस्टर के ग्रुप को मैंने FBR में बुलाया। मैंने कहा यार तुम लोगों को हम गाड़ियाँ देंगे, मार्केट वेजेस देंगे, जो तुम्हारा दुनिया में फेजेस तरीका होता है हायर फायरिंग का वो करेंगे। तो उसमें एक यंग लड़की थी, उसने कहा नहीं सर, मुझे तो 18वां ग्रेड चाहिए। That day I decided कि मुझे यहाँ नहीं बैठना, इस ब्यूरोक्रेसी के साथ मैं नहीं बैठ सकता। That day I decided कि ये नहीं चल सकता। और मैं आज आपको कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, इस पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के साथ पाकिस्तान नहीं चल सकता। आप कुछ भी कर लें, आप जितनी मर्जी ट्राई कर लें, ये नहीं चल सकता। मैंने सारे साइट देखे, मैं स्टेट बैंक भी रहा हूँ, स्टॉक एक्सचेंज भी रहा हूँ, 40 साल मैंने प्रैक्टिस भी की है, नहीं चल सकता ये। उनका माइंड सेट ही नहीं है। आगे चलो देखिए, हमारी GDP जो है उसका 375% GDP में से एग्रीकल्चर का सेक्शन, रिटेल होलसेल ट्रेड और एक्सपोर्ट, वो तकरीबन 75% GDP है। मींस एग्रीकल्चर, रिटेल होलसेल ट्रेड और एक्सपोर्ट अगर आप ऐड करें तो आयशा साहिबा ये 75% बनता है। ये जो 75% है ये देता है टैक्स 1 से 5% मैक्सिमम। अब जो बाकी GDP है 25%, बाकी GDP जो 25% है, जो इंडस्ट्रीज है, जो कि बेसिकली हमारी ऑर्गेनाइज कंपनीज हैं, उनकी साइज बनता है GDP का 90 बिलियन रुपीस। दे पे 40 बिलियन रुपीस। तो एट द प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम पाकिस्तान में इंडस्ट्री 50% टैक्स दे रही है। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान कि पाकिस्तान में एग्रीकल्चर, रिटेल होलसेल ट्रेड और एक्सपोर्ट, ऑब्वियसली एक्सपोर्ट तो नहीं चल रही, ये पाकिस्तान की इकोनॉमी का 75% है। और इनका टैक्स कंट्रीब्यूशन सही है गलत बाद में बात होगी, मैं इसमें नहीं कह रहा देना चाहिए, वो निकाल दें आप। तो 25% इकोनॉमी मीन्स 100 बिलियन रुपीस, दे आर कंट्रीब्यूटिंग 40 बिलियन रुपीस। तो यू आर सेइंग द टैक्स चार्ज फॉर इंडस्ट्री इज 75 बिलियन रुपीस, 50% ऑफ द टैक्स। दिस इज द प्रॉब्लम। This country is extremely viable for traders and people engaged in agriculture. Industry will not be viable with this tax rate. आप कितनी मर्जी कोशिश करते हैं, साहब कहते हैं लाए, चल ही नहीं सकती। मैं सारे इंडस्ट्रीज का एडवाइजर हूँ, मैं एडवाइस कर ही नहीं सकता उनको पाकिस्तान में काम करने के लिए। कहीं चलता ही, अगर वो 2 नंबर काम नहीं करे चल ही नहीं सकते। आपका अभी 34% का टैक्स रेट हो गया, 15% का सेल टैक्स है, क्या बात करते हैं? कौन सा इंडस्ट्रीज पाकिस्तान में काम करेगा? मैं बिल्कुल कमर्शियल बात कर रहा हूँ, मुझे कोई ताल्लुक नहीं है कि पॉलिटिक्स क्या कहती है। इंडस्ट्री पाकिस्तान में वायबल नहीं है। फॉर अ डेवलपिंग कंट्री द रेट ऑफ इंडस्ट्री कैन नॉट बी मोर देन 25%। हो ही नहीं सकता, चल ही नहीं सकता। आगे चलें। देयर आर मोर देन 30 मिलियन एक्टिव बैंक अकाउंट। पाकिस्तान में इस वक्त 3 करोड़ बैंक अकाउंट है, 3 करोड़ बैंक अकाउंट है। उनमें से सिर्फ 1 करोड़ बैंक अकाउंट जो हैं वो टैक्स में रिकॉर्डेड है। 2 करोड़ बैंक अकाउंट बैंक में अकाउंट है, डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, टैक्स में रिकॉर्डेड नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान में 3 लाख इलेक्ट्रिसिटी के गैस और इंडस्ट्रियल कनेक्शन है कमर्शियल, 3 लाख। सेट रजिस्टर्ड पर्सन सिर्फ 1 लाख है। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों छोड़ के आया। जब ये 3 लाख गैस से कनेक्शन है
और वो सब उनको गैस मिल रही है, बिजली का बिल, गैस का बिल दे रहे हैं। मैंने लेस्को से पूछा, केई से पूछा, भाई ये सारे टैक्स में रजिस्टर्ड हैं? उन्होंने कहा जी हमारे पास डेटा ही नहीं है। और मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने मुझे कहा कि जी हमने आपसे डेटा शेयर नहीं करना, फिनिश। आपने गवर्नमेंट चलानी है, 3 लाख रजिस्टर कर ले, आपका कल मसला हल हो जाएगा। आप लेस्को को भी फोन करें, उनसे पूछें तुम्हारे पास कितने कमर्शियल कनेक्शन है, कितने लोग सेल टैक्स रजिस्टर है, आपका कल शाम को मसला हल हो जाएगा। पाकिस्तान में मसला कोई नहीं है, पाकिस्तान में भत्तागिरी है। ये 3 लाख तो कोई अननोन आदमी नहीं है ना, ये वो लोग हैं जिनके पास इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल गैस कलेक्शन है। ये कोई छुपे हुए लोग नहीं है जो बिल दे रहे हैं। 3 लाख तो रिकॉर्डेड है। बट मिनिस्ट्री ऑफ पावर कोऑपरेट नहीं करना चाहती है बिहार के साथ कि वो उनका डेटा आपको दे। बैंक्स एंड डिस्कोस डू नॉट कोऑपरेट विद ऑन दिस इशू। बैंक्स हमसे कोऑपरेट नहीं करते कि हमें वो अकाउंट का डेटा दें या कम से कम एनटीएन से रिलेट कर दें। आगे चले, ये सारा कुछ हुआ क्यों? 1990 से हमें एक शौक हुआ आसान टैक्स का कि आईटीओ को फारिग कर दें। तो हमने एक नई चीज इजाद की, प्रिजम्पटिव टैक्स, जिसमें हमने डायरेक्ट टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स बना दिया कि जो आपका टैक्स कट गया वो फाइनल लायबिलिटी, इंपोर्ट पर कट गया वो फाइनल लायबिलिटी, ये कट गया वो फाइनल लायबिलिटी। इसको प्रिजम्पटिव टैक्स बोलते हैं कि जो आपने ये काम शुरू कर दिया। उसके बाद आपने देखिए, मैंने इसको अंडरलाइन किया है, वी आर फेसिंग स्टेट स्पॉन्सर्ड इंटेलेक्चुअल करप्शन। पाकिस्तान में मैं इमरान खान साहब को जब भी मिलता था, अभी भी मिलता हूं, मैं उन्हें कहता हूं सर आप करप्शन की बात करते हैं, करप्शन पर्सनल नहीं है पाकिस्तान में, करप्शन है स्टेट स्पॉन्सर्ड इंटेलेक्चुअल करप्शन। हमने लॉज बनाए हैं, हमने लॉज बनाए हैं जहां पर हम, फॉर एग्जाम्पल हमारे एक लॉ है नॉन फाइलर, एक लॉ है नॉन फाइलर। नॉन फाइलर मतलब हुआ कि चोर है मगर हम उसको चोर नहीं कहेंगे। नॉन फाइलर मींस ही इज रिक्वायर्ड टू फाइल बट ही डजंट फाइल। ये दुनिया में कहीं नहीं हो सकता कि नॉन फाइलर एक कैटेगरी हो। और मैडम आपकी मिनिस्ट्री का मिनिस्टर वो रोजाना मुझसे टीवी में झगड़ता है कि सर बड़ा अच्छा सिस्टम है नॉन फाइलर। मैंने कहा यार तुम कह रहे हो चोर को मैं लीगलाइज कर लूँ, नॉन फाइलर मींस चोर। हु इज नॉन फाइलर? जिसको फाइल करना है वो फाइल नहीं कर रहा, आप कह रहे हो यार ठीक है नॉन फाइलर है ये। तो दिस काइंड ऑफ माइंडसेट के साथ गवर्नमेंट नहीं चल सकती। आगे चले, देखिए ये मुल्क तबाह क्यों हुआ। मैं आपको बता, जो भी बड़ी अच्छी बात फखर इमाम साहब ने की, हमारे यहाँ एक लॉ था 1990 से लेकर 2018 तक, उसको पीड़ा कहते थे। आपके पास 2 नंबर पैसे हैं, जितने मर्जी पैसे हैं, आप जाएं करेंसी एक्सचेंज से डॉलर कन्वर्ट कराएं, उसको बाहर भेजें, वापस लाएं, 111 में एग्जेम्पशन क्लेम करें, मनी वाइट हो गई। इसको कहते थे, मैं इसको कहता हूं अनहोली ट्राइंगल। 1990 से लेकर 2018 तक पाकिस्तान इंटेलेक्चुअल फॉरेन करेंसी करप्शन का शिकार रहा है। और इसकी बुनियाद, मैं आज पब्लिकली कह रहा हूं, इसकी बुनियाद है जस्टिस शेख रियाज अहमद का फैसला हुदैबिया इंजीनियरिंग। कोई नहीं कहेगा स्टेट पे खड़े होकर ये बात, ये वहां से एलिमिनेट हुआ है। 2 नंबर पैसे लाएं, मनी चेंजर को दें, उसको फॉरेन करेंसी अकाउंट में ट्रांसफर कराएं, वापस लाएं फॉर एज ए रेमिटेंस, नो क्वेश्चन आस्क्ड। ये 2018 तक, 90 से लेकर 2018 का मतलब हुआ तकरीबन 28 साल। डॉक्टर अशरफ साहब से पूछ लें तबाही कब से शुरू हुई। ये 28 साल की तबाही है, पहले तबाही नहीं थी। ये पीरा का जो लॉ है ये रीज़न है। और इसके नीचे मैंने लाइन लिखी है कि पाकिस्तानीज ने इस अकाउंट के तहत $120 बिलियन बाहर ट्रांसफर किया। मैंने पाकिस्तान में 2 एमनेस्टियां हैंडल की हैं, मुझे पता है किसके पैसे बाहर हैं। मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, मैं ये कह रहा हूँ। मैंने पाकिस्तानी की एमनेस्टी डिक्लेयर किया, मुझे पता है ना किसके पैसे बाहर हैं। मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन आती है पाकिस्तानी के इस वक्त तकरीबन $150 बिलियन बाहर हैं, हमारा खर्जा 130 बिलियन है। और कौन सा ऐसा अमीर आदमी है गुलबर्ग का या डिफेंस का जिसके पास लंदन में या दुबई में प्रॉपर्टी नहीं है? और कौन सा बंदा है जिसका पैसा वाइट से गया है?
ये सब 90 से लेकर 2018 तक की कहानी है। ये कहानी अनफोल्ड होगी किसी दिन, आज नहीं होगी, किसी दिन अनफोल्ड होगी। ये हम बताएंगे कि क्या है। हम सियासी बात नहीं कर रहे, क्यों ये हुआ, किसने किया, क्या किया, सब पता है हमें, किसके पैसे हमें यही पता है। और ये सबको आप सबको पता होगा, आप सबके फॉरेन करेंसी अकाउंट्स होंगे। ये क्या हुआ है, $120 बिलियन। डार साहब ने ऑफिशियल समरी प्रेजेंट की थी कैबिनेट में, ऑफिशियल समरी है। उन्होंने कहा था पाकिस्तानीज होल्ड $200 बिलियन आउटसाइड पाकिस्तान। याद होगा, ऑफिशियल समरी है, तारिक बाजवा साहब ने प्रेजेंट की थी, डार साहब ने कैबिनेट में डाल रखी थी। तो मैंने उसके जवाब में कहा था, डार साहब फिगर गलत है आपकी, ये 200 नहीं है, 120 है। अगर आप लोग चाहेंगे मैं किसी प्रेजेंटेशन में इसका बता दूंगा किस खैट से कितने कितने पैसे गए। तो कोई चीज छुपी नहीं है, सब चीज बिल्कुल सामने है, सब किरदार भी बिल्कुल सामने है। अब 2018 में जब पैनामा आया तो साकिब निसार साहब ने कहा कि हम पैसे वापस लाएंगे। इमरान खान को साहब को बड़ा शौक है पैसे वापस लाने का। मैंने कहा सर एक पैसा अगर आ गया ना, मैं नाम चेंज कर दूंगा, क्योंकि ये सब लीगली गया है। इसको मैं कहता हूं स्टेट इज स्पॉन्सर्ड इंटेलेक्चुअल करप्शन। साकिब निसार ने मुझे एमएके सिक्योरिटी बनाया सुप्रीम कोर्ट में। मैंने साकिब निसार साहब को कहा कि ये सब लीगली गया है। उन्होंने मुझे झाड़ा, ये साथ में उमर अख्तर बंदियाल साहब बैठे, क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा सर ये सब लीगली गया है, सब लीगली गया है, कोई लीगल नहीं गया। तो अब 2018 में आके अब हमने आके बड़ी मसले, ये भी मैं क्रेडिट देता हूँ मुफ्ता साहब को कि 18 में शाहिद खान अब्बासी ने सही किया इसको, या मैं एग्री करता हूँ। 18 में सही किया शाहिद खान अब्बासी ने, तो उस वक्त किया जब पनामा आ गया, जब बिल्कुल कश्ती बह गई, उसको करना पड़ा। आज आपको नहीं मिलता डॉलर, तो आप जाएं, आपको डॉलर बाजार में नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर वो मैं आपको किसी वक्त बाद में समझाऊंगा कि फिर हमारा हवाले का कारोबार क्या है और फिर हवाले में कैसे काम हो रहा है, वो एक अलग सिलसिला है। एक तो यार सामने से हटना, मुझे पढ़ना है प्लीज यार, सामने से हटना। अच्छा, फ्यूचर क्या है हमारा जी? देखिए इसमें फ्यूचर हमारा ये है कि हमें अबव पार्टी लाइन, जो बात अभी कर रहे थे, अबव पार्टी लाइन इकोनॉमिक पॉलिसी करनी पड़ेगी। ये पार्टी, अगर हम पार्टीज को लेके चलेंगे तो ये मसला हल नहीं होगा। इट इज बियॉन्ड पार्टी लाइन, इट इज बियॉन्ड पार्टी लाइन, ये आपको करना पड़ेगा। दूसरा, आपको एक कंसिस्टेंसी देनी पड़ेगी टैक्स पॉलिसी में। जो भी आपने करना है ना, जो भी करना है, अच्छा बुरा, कम से कम 10 साल के लिए करना है। ये नहीं हो सकता कि हर बजट में आके, देखिए ये नहीं हो सकता कि हर बजट में आके शाम को मुझे पता लग रहा है कि अब ये सही हो गया, अब ये गलत हो गया, अब ये सही हो गया, अब ये गलत हो गया। आपको 10 साल के लिए, मैंने तो इसमें लिखा हुआ था एक और प्रेजेंटेशन में, यहाँ क्योंकि सियासी माहौल है, मैंने लिखा 10 साल के लिए माशाल्लाह ले आए। वो लाइटर नोट पे कह रहा हूँ मैं कि 10 साल के लिए आपको लाना पड़ेगा कि आपको कोई किसी किस्म का आपको कोई चेंज नहीं आएगा इन द टैक्सेशन पॉलिसी फॉर अनदर 10 ईयर्स। आगे चलें नेक्स्ट। देखिए बात यह है कि हमारा प्रॉब्लम क्या आ गया है। हम इस वक्त IMF में बैठे हैं। IMF हमें स्पेस नहीं देता कोई भी टैक्स की करेक्शन करने के लिए। अब जो भी हम टैक्स के मेजर ले रहे हैं वो सब उन्हीं को हिट कर रहे हैं जो ऑलरेडी टैक्स में हैं। अगर आप इस साल का बजट देख लें तो कोई चीज़ नहीं टैक्स हो रही। अब जो पाकिस्तान फंस गया है, मैं क्यों कहता हूं कि हम आके बंद गली में फंस गए हैं कि मैडम बैठी हैं, वो नहीं अफोर्ड कर सकती कि वो इंडस्ट्री को एक कट दे दें टैक्स का। आई नो माइंड, क्योंकि इतना बड़ा हम कट नहीं दे सकते इस वक्त। अच्छा, कट नहीं दे सकते तो हमारी इंडस्ट्री नहीं बढ़ सकती। जब इंडस्ट्री नहीं बढ़ सकती तो इंपोर्ट सेटल नहीं हो सकती। तो हम एक मैडम विशेष सर्कल में फंस गए। हम इंडस्ट्री को खड़ा नहीं कर सकते, तो जब इंडस्ट्री खड़ा नहीं हो सकती तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पा रही, एक्सपोर्ट नहीं हो पा रही, तो फिर वो इंपोर्ट बिल बढ़ता जा रहा है। तो ये एक ऐसा सर्कल पाकिस्तान में आ गया है कि इस सर्कल से हमें निकलना है कि अगर आप इंडस्ट्री को नहीं प्रोटेक्ट करेंगे या सपोर्ट नहीं करें, प्रोटेक्ट नहीं करें, सपोर्ट नहीं करेंगे, जिस तरह मैंने पहले कहा कि वो 40% तक काम नहीं कर सकता, तो उसको लाके अगर 25 करना है, 25 करने का आपका स्पेस नहीं है। तो बात ये है कि जो IMF वाले हैं, जो ये बैठे हैं, ये को पाकिस्तान की इकोनॉमी का सलूशन नहीं दे सकते आपको। वो तो बेचारे वो तो खुद हमसे सीखते हैं, वो आपको सलूशन थोड़ी देंगे, सलूशन तो हमें देना है। क्या हम सलूशन के लिए तैयार हैं या हमारे पास सलूशन की स्पेस है? मेरे हिसाब से हमारे पास सलूशन की स्पेस नहीं है। अब सवाल यह है, इस सलूशन की स्पेस नहीं होने के साथ
आप मुझे बताएं, मैंने अभी 4-5 दिन पहले एक आर्टिकल लिखा है, जो IMF की रिपोर्ट आई है, उसका टेबल नंबर 3A है, जो पाकिस्तान का करंट अकाउंट का बैलेंस है। उसमें हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में 24, 25, 26, 27 में $50 बिलियन की फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी। आप टेबल को और से पढ़ लें, उसके बेस पे बैलेंस हो रही है। IMF इस बेस पे बैलेंस कर रही है कि आपके पास 50 बिलियन की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी। आप बताएं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा फाइनेंशियल एडवाइजर मैं हूं, जो भी आता है मैं उसे कहता हूं भाई नहीं आओ, ये बारह नहीं खाता। इसलिए नहीं कह रहा कि मैं पाकिस्तानी का एंटी पाकिस्तानी हूं। इस 40% रेट के साथ, इस एनवायरनमेंट के साथ, क्या मैं $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूं अगले 5 साल में? नहीं हो सकती। अब सवाल हमारा ये है, पूरी कौम को मिलकर बैठना चाहिए कि ये 50 बिलियन का अगर नहीं आता मेरे पास इन्वेस्टमेंट, तो हम नेचुरल डिफॉल्ट में जाएंगे। क्यों नहीं सच बोलते? अगर आपकी बैलेंस शीट मिल रही है तो सच तो मिल जाए, नहीं मिल रही तो कह दे नहीं मिल रही। इसके कहने में क्या तकलीफ है? शहबाज शरीफ साहब कहते हैं हमने बचा लिया, और उसने बचा लिया। इमरान खान साहब कहते हैं कि जी अब जा रहा है। सवाल ये है कि ये सारी बातें 6 महीने पहले नहीं पता थी आपको? ये कोई नई वही है ये? अब मैं फिर आपको लास्ट कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का फिस्कल अकाउंट हमारे सामने, बहुत एहतराम करता हूँ मैं रज़ा रब्बानी साहब का। मुझे ये बता दें कि अगर मैं 8,000 का टैक्स भी कलेक्ट कर लेता हूँ और 4,000 मेरा चला जाता है प्रोविंसेस को, तो 4,000 बचा मेरे पास, और 4,000 में से मेरा इंटरेस्ट है 4,600 मेरी पेंशन है। 4,600 तो ये सब पास्ट ही कॉस्ट है, अभी तो सारा कुछ फौज सब कुछ बाकी है। तो मुझे भी 18वीं ज़मीन बड़ी प्यारी है, मुझे भी NFC अवार्ड बड़ा प्यारा है, मगर कागज किताब नहीं मिल रही ना। हम सारे कारोबारी हैं ना, लाहौर चैम्बर में बैठे हैं, किताब बैलेंस नहीं हो रही, बुक बैलेंस नहीं हो रहे। तो अब क्या करें? 2 तरकीबें हैं ना। अब डेट को या तो प्रोविंस में ट्रांसफर करें, बट आई एम नॉट सेइंग देयर इज अ टाइम टू एक्चुअली reconsider the NFC award. And secondly, I totally agree with someone, I think it was just Saab, we have to devolve to 140A. हमें 140A को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और लास्टली मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ बिजनेस एडवाइज़र कि आप मुझे ये बताइए, जिस मुल्क में हर 2 हफ्ते बाद एक अखबार में खबर लगे कि आपकी तालिबान से सीज फायर हो गई है, ठीक है, तो मेरा इन्वेस्टर इंग्लैंड में बैठा है, वो क्या सोचेगा? जिस मुल्क में सीज फायर हो रही है आप बताएं ना मुझे, ये मतलब हम किस दुनिया में रह रहे हैं? सीज फायर, व्हाट डज सीज फायर मीन्स? मतलब व्हाट डज सीज फायर मीन्स? आपके लिए बड़ा आसान है कि सीज फायर हो गई, तालिबान ने कहा हम सीज फायर कर रहे हैं, आपको बड़ा अच्छा लग रहा है। मुझे सोचा ही जो अमेरिकन इन्वेस्टर बैठा है, सिंगापुर में बैठा है, दुबई में बैठा है, वो क्या सोचता होगा जब आप लिखते हैं डॉन में द तालिबान हैज एग्रीड फॉर सीज फायर। ये हम ये रियलाइज क्यों नहीं कर रहे कि ये जो हमने अफगानिस्तान का अजाब पाला है ये नहीं होता। मैं आखिरी बात ख़त्म करना चाहता हूँ ये फ़खर इमाम साहब की बात पर कि ना सीटों में हम गए थे सियासी तौर पे, ना हम सेंटों में सियासी तौर पे गए थे, ना हम वॉर ऑन टेरर में सियासी तौर पे गए थे, ना हम ईरान रशियन वॉर में सियासी तौर पे गए थे। हमें अपनी लोकेशन का भत्ता चाहिए था, वो हमने टाइम पे लिया है। दैट्स ऑल, दैट इज द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। ये हिस्ट्री पाकिस्तान की हिस्ट्री है। हमें अपनी जियो स्ट्रेटिक पोजीशन का भत्ता चाहिए था। अब मैं असल में कहता हूँ कि हम सब दुआ करें अल्लाह ताला चाइना और अमेरिका में जंग करा दे तो हम कोई नए पैसे पकड़ लें।